वेलकम स्टूडेंट्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स 2023 के 6वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 63 से आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 40 को बनाएंगे। पुराने वीडियो लेक्चर में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भूल गया था, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। देखिए, प्रश्न आपके पास दिया गया है, बिंदु 2, 3, 1 और 6, 7, 1 को मिलाने वाली रेखा को समतल एक्स ओ जेड अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, सपोर्ट है, ठीक है। मतलब आपके पास दो बिंदुएं दी गई हैं और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो रेखा समतल ओ एक्स जेड को किस अनुपात में विभाजित करती है, आपको फाइंड करना है। हमने 2019 में भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। सेम हम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं पहला हमारे पास ये पॉइंट दिया गया है 2, 3 एंड 1 और ये दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है 6, 7 और 1। तो ये जो दोनों बिंदुएं हैं, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा को, ये जो प्लेन है एक्स ओ जेड, वो किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं कि ये लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। ऐसे ही आपको मानना है, कभी भी दो पॉइंट्स दिए गए हैं और वो कोई एक प्लेन को बोला जाता है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो आपको ऐसी λ/1 में उसको विभाजित कर लेना है और लैम्डा की वैल्यू आपको फिर फाइंड करनी है। ओके, तो अगर मान लीजिए अगर ये जनरल पॉइंट होता है x1, y1, z1 और आपका ये होता है जनरल पॉइंट x2, y2, z2, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम सेक्शन फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूला ये होता है आपका x, y, z इज इक्वल टू लैम्डा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, लैम्डा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा z2 प्लस z1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। ये आपका सेक्शन फार्मूला होता है। ये आपने 10th के सिलेबस में पढ़ा होगा। तो इस सेक्शन फार्मूला की हेल्प से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारे पास आपको प्लेन दिया गया था एक्स ओ जेड। ये जो प्लेन है वो इस लाइन को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, क्लियरली दिख रहा है एक्स ओ जेड, ये जो प्लेन रहेगा इसमें y की वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी। ओके, तो y 0 है तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जब आप इसको कंपेयर करोगे तो देखिए, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, सेकंड को सेकंड से और ये थर्ड वाले को थर्ड वाले से। तो यहाँ पर y का वैल्यू 0 हो गया, तो मैं सेकंड टपल को सेकंड से कंपेयर करता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू लैम्डा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 0। तो लैम्डा y2 प्लस y1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, आपके पास y1 और y2 की वैल्यू दी गई है। y1 है आपका 3 और y2 है आपका 7। तो ये आपके पास y2 कितना है, 7 है। तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -3/7। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको अनुपात में लिखेंगे तो लैम्डा अनुपात 1 को अगर आप लिखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -3/7। तो ये जो आपका एक्स ओ जेड प्लेन है वो आपका इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को -3/7 में यहाँ पर विभाजित करेगा। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो देखिए भाई, 2019 और 2023 में सेम पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया है। इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ ये पॉइंट्स के बस डिफरेंस है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। मे बी ये 2024 में भी आपके लेक्चर एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है। यदि डिटरमिनेंट ऑफ, ये आपका डिटरमिनेंट दिया गया है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो अंतराल -π/2 से π/2 में कुल वास्तविक एवं भिन्न मूलों की संख्या क्या होगी। ओके, तो देखिए, आपको क्या करना है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आपके पास x का मान निकलेगा और आपको ये चेक करना है कि जो x का वैल्यू है वो इस इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में कितने सारे वैल्यूज होंगे और डिफरेंट होंगे। ठीक है, हो सकता है जैसे कि कुछ वैल्यू आ गया 0, 0, 1 आ गया तो 0, 0 रिपीट हो गया है ना। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि कितने सारे डिफरेंट वैल्यू आएंगे और इस इंटरवल में होंगे। हो सकता है कुछ वैल्यू शायद जो इस इंटरवल से बाहर आ जाए, जैसे पाई आ गया वैल्यू मान लो, तो इस इंटरवल में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमको x के वैल्यू चेक करने हैं जो उस इंटरवल में आने चाहिए, -π/2 से π/2 ये आपको दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट फाइंड आप कई प्रकार से कर सकते हो, डायरेक्टली चाहो तो इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। लेकिन देखिए, जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, साइन कॉस दिया गया है
तो इसमें डायरेक्टली आप डिटरमिनेंट फाइंड मत करना। इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप रो और कॉलम ऑपरेशन पहले अप्लाई कर लीजिए। रो और कॉलम ऑपरेशन लगाने से क्या होता है, आपका ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है, सॉल्व करना कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ओके, तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर 2 बार कॉस और 1 बार साइन है, इसमें भी 2 बार कॉस 1 बार साइन, और इसमें भी 2 बार कॉस और 1 बार साइन है। ठीक है, रो की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम क्या कर सकते हैं, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहले कॉलम में दूसरे और तीसरे कॉलम को जोड़ के पहले कॉलम में लिख देते हैं। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, साइन x प्लस जोड़ के लिखोगे तो हो जाएगा 2 cos x। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा आपका साइन x प्लस 2 cos x, और ये हो जाएगा आपका साइन x प्लस 2 cos x। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर आपके पास हो जाएगी ये cos x साइन x cos x, और ये हो जाएगा आपका cos x और ये साइन x। ओके, ये आपके पास हो गया। इसमें हमने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया है, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो कॉलम दिए गए इसमें से इस वाले वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन x प्लस 2 cos x। इसको जब मैं बाहर निकालूंगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 1 1, और ये हो जाएगा cos x साइन x cos x। ये हो जाएगा आपका cos x और साइन x। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर फिर से हम अप्लाई कर लेते हैं एक और ऑपरेशन। यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपका 0 हो जाएगा, फिर ट्रीटमेंट निकालना और आसान हो जाएगा। तो ये आपके पास शुरू में जो दिए गए उसको लिख लीजिए, ये है साइन x प्लस 2 cos x, ये दिया गया है। और इसको आप घटा के लिखोगे तो 1 cos x। सेकेंड रो में फर्स्ट रो को घटा के लिखेंगे तो हो जाएगा 0 साइन x माइनस cos x, और ये हो जाएगा 0। इसमें घटाएंगे तो 0 0, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये साइन x माइनस cos x। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट फाइंड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन x प्लस 2 cos x इंटू डिटरमिनेंट। देखिए क्लियरली ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल के एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वही आपका डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट वैल्यू मिल गया है। अब इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर से जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, साइन x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 0 और साइन x माइनस cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है डिफरेंट वैल्यू बोला गया है ना, तो देखिए ये आपका रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर से रिपीटेड वैल्यू मिलेंगी, तो हम सिर्फ साइन x माइनस cos x इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ये इसको आप राइट साइड में ले जाके भाग दोगे तो ये आपको मिल जाएगा tan x इज इक्वल टू -2 मिलेगा आपको। क्लियर है? और ये आपको क्या मिलेगा, tan x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ओके, तो देखिए अब हमारे पास, अब आपको इंटरवल को देखना है। इंटरवल आपके पास क्या दिया गया है, x की वैल्यू आप -π/2 से π/2 ले सकते हो, और वहाँ पर आपको tan की वैल्यू -2 मिल रही है और tan की वैल्यू 1 मिल रही है। तो ऐसे कितने सारे पॉइंट्स हैं कि ये वाली वैल्यूज़ आपको मिल सकती है, अब ये आपको चेक कर। चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें tan x का पहले ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो tan x का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इस प्रकार से पहले लिख लो तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। tan x बराबर क्या होता है, साइन x अपॉन cos x। ठीक है, तो 0 कब मिलेगा, जब ऊपर वाला 0 होगा, तो साइन 0 पे 0 मिल गया। अब इन्फिनिटी कब मिलता है, जब cos 0 होगा, और cos 0 कब होता है, π/2 पे होता है। तो मान लो अगर यहाँ पर है आपका π/2 और यहाँ पर है आपका -π/2, तो 0 पे क्या मिलता है, वो इन्फिनिटी मिलता है, और -π/2 पे भी इन्फिनिटी मिलेगा। तो ये ग्राफ किस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ जाता है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसको देख लेना, आप बुक में दिया गया है 11th की RD शर्मा की बुक में ये बहुत अच्छे से दिया गया होगा। तो ये आपका tan का ग्राफ होता है। इसी प्रकार से इसके बाद जैसे ये 3π/2 होता है, तो यहाँ पर भी ये ग्राफ किस प्रकार से रहता है, कुछ इस प्रकार से रहता है, क्योंकि पाई पे क्या दे देगा आपको, 0 देगा। जैसे कि 0 पे 0 देगा, पाई पे 0, साइन कहाँ पर 0 होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो वहाँ पर 0 मिलता जाएगा, और π/2 3π/2 5π/2 पे वो इन्फिनिटी चढ़ जाता है। तो कुछ ये इस प्रकार से ऐसे टाइप से -3π/2 इस प्रकार का ये ग्राफ रहता है। क्लियर है? तो अभी इस ग्राफ को देखिए, tan x बराबर 1 कब मिलेगा, जब आप क्या रखोगे, π/4 रखोगे। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि -π/4 से -π/2 से π/2 के बीच में एक वैल्यू आपको π/4 मिलेगा। ओके, जहाँ पर आपको वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो ये वाला वैल्यू एक बार पॉसिबल हो जाएगा, कब, π/4 पे।
क्लियर है, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि एक तो हमको मिल जाएगा। अब बात है कि tan x बराबर -2 मिलेगा कि नहीं। तो आप देखिए tan की वैल्यू -2 कब आ रही है, -2 कहीं ना कहीं पर तो आएगा भाई, क्योंकि जो ग्राफ इस प्रकार से गया है ये x के सब मान को लेते हुए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पर एक बार -2 भी आ जाएगा। अब वो पॉइंट कौन सा मिलेगा बताना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन वैल्यू जरूर आपको मिलेगा। तो ये वाला भी वैल्यू एक बार पॉसिबल होगा। ये आपको कैसे पता चलेगा, ग्राफ के थ्रू ही पता चलेगा, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। आप इसको किसी और तरीके से नहीं बता सकते कि कैसे ये वाला वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको सिर्फ आप ग्राफ के थ्रू से ही बना सकते हो। तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे। आपने ग्राफ प्लॉट किया है, tan x की वैल्यू क्या आ रही है -2, तो -2 यहाँ कहीं पर होगा, इधर नीचे तरफ है ना, नीचे तरफ -2 होगा। ये जो वैल्यू है -2 वो कहाँ, ऊपर तो नहीं होगा, नीचे में होगा ना, और नीचे होगा तो x की किसी भी एक मान के लिए यहाँ पर आपको कहीं पर -2 मिल जाएगा। क्लियर है। और अगर देखा जाए तो ये x बराबर tan इनवर्स -2 पे वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 2 -2 मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास ये वाली वैल्यू भी आपको एक बार जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कितने वैल्यूज मिल जा रहे हैं, 2 वैल्यू मिल रहा है। x का कितना डिफरेंट वैल्यू मिला, 2 डिफरेंट वैल्यू मिला। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो देखिए भाई, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको ग्राफ पढ़ना है, जो बेसिक आपके ग्राफ होते हैं, e की पावर x, log x हो गया, x स्क्वायर, x क्यूब, साइन, कॉस, टेन, इनके ग्राफ तो आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देखिए आप इतना कैलकुलेशन तो कर सकते हो। और यहाँ पर आके बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो सोचेंगे कि x बराबर 1 बोला है ना, तो इसके बीच में π/4 तो मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा, तो हमको एक वैल्यू मिला, तो यहीं पर वो गलती कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इस क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता था, यहाँ पर आपके पास देखिए ये जो इंटरवल है इसको भी बदला जा सकता था। हो सकता था ये पूछ देता -π/4 से आपका π/4 के बीच में कौन कौन सा कितना डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रहा है, या हो सकता था वो -π से पाई के बीच में पूछ देता। ठीक, तो ऐसे करके वो कई प्रकार के क्वेश्चंस को बढ़ा के लिख सकता है। ठीक है, जैसे कि -π से बोलता है तो भी ये यही वाला वैल्यू आता, लेकिन ये बोल सकता था कि -3π/2 से 3π/2 के बीच में कितना वैल्यू आएगा। तो ऐसे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका इंटरवल चेंज हो रहा है तो ऑप्शंस में क्या और चेंजेस आ सकता है, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, परवलय y² + 4y + 4x + 2 = 0 की आपको नियता या फिर डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है। तो सेम आपका क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं, थोड़ा सा वेरिएबल चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट मैक्सिमम टाइम वही रहता है। ठीक है। तो देखिए 2019 का क्वेश्चन आप यहाँ पर आपका फिर से रिपीट हुआ गया है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट्रिक्स या फिर नियता का समीकरण फाइंड करना है, नियता का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो ये इसको सबसे पहले आपको पैराबोला की इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, y² + 4y + 4 लिख सकते हैं इसको, = -4, इसको उधर लेके चले गए हैं, और ये +2 है तो इधर कितना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, ये +4 है ना, दोनों तरफ हमने 2 जोड़ दिया, समझो ये +2 हो गया। ठीक है। 4x को हमने राइट साइड में लेके गया है, 2 यहाँ पर था, दोनों पक्षों में 2 हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा y + 2 का होल स्क्वायर = यहाँ से -4 आप कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा ये x -1/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, y + 2 को कैपिटल Y मान लेते हैं और x - 1/2 को मान लेते हैं कैपिटल X। तो ये आपका इक्वेशन चेंज हो जाएगा y² = -4x में। ओके। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा y² = -4ax। तो यहाँ पर जब आप a को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको 1 मिल रही है। ओके। और आप जानते हैं y² = -4ax के फॉर्म में आपके नियता का जो समीकरण है वो आपका होता है x = a। ओके। अब यहाँ पर देखिए x इस इक्वेशन के लिए है, लेकिन हमने x की वैल्यू क्या मान के रखा है यहाँ पर, x - 1/2, तो ये हो जाएगा =1। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके। तो देख लीजिए भाई किस प्रकार से ये बहुत आसान क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 आपके पास दिया गया है, मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सारणिक का मान क्या होगा, आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारणिक फाइंड करना है, डायरेक्टली यहाँ पर अब डिटरमिनेंट फाइंड मत करना। ऐसे क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर पहले आप कुछ आप ऑपरेशन लगा लीजिए, रो या फिर कॉलम ऑपरेशन लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर ऑपरेट करता हूँ, देखिए R1 चेंजेस टू R1 - R2 और
R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, ठीक है। R1 में मैं R2 को घटा के लिखूंगा और R2 में R3 को घटा के लिखूंगा, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास -1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपके पास 2a माइनस 2b, ओके। ये आपके पास हो जाएगा -1, जब आप इसको इसमें घटाओगे तो -1 आ जाएगा, ये भी आपका -1 और ये हो जाएगा आपका 2b माइनस 2c, और ये आपके पास हो जाएगा x + 4 x + 5 x + 2c। क्लियर है। एक बार और कर दीजिए, यहाँ पर आप R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 फिर कर लो, ये 0 हो जाएगा, डिटरमिनेंट निकालना आसान हो जाएगा आपका। तो ये आपके पास हो जाएगा 0 0 और जब इसको घटाओगे आप तो ये क्या हो जाएगा 2a + 2c माइनस 4b हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा -1 2b माइनस 2c और x + 4 x + 5 और ये x + 2c। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, a b c समांतर श्रेणी में है। आप जानते हैं कभी भी a b और c समांतर श्रेणी में, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब क्या होता है 2b की वैल्यू होती है a + c के बराबर। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो a + c, यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2a + 2c माइनस 4 भी दिया गया है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इसको 2 कॉमन निकाल के 2b लिख सकते हैं -4b। समझ रहे हो, इसको क्या करना है, 2 कॉमन निकालिए तो a + b बचा और a + c बचा और a + c की वैल्यू 2b दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2b, दैट मीन्स 4b माइनस 4b = 0। तो ये वाली वैल्यू आपको क्या मिल गया, ये वाला हो जाएगा आपका 0। अब देखिए आपके पास डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ऐसे में ऐसा डिटरमिनेंट है जिसमें पहला रो पूरा 0 है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा, ठीक। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो देखिए भाई मैं बार बार बोलता हूँ, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपका तो इसको डायरेक्टली डिटरमिनेंट फाइंड मत करना, थोड़ा सा पहले यहाँ पर कुछ प्रगुण लगा के देख लेना, ऑपरेशंस लगा लेना, क्या पता ज़्यादा आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, समाकलन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x + 5 अपॉन √5 - 4x - x², इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए पहले तो आपको ट्राई करना है कि कहीं ये फॉर्मूला डायरेक्ट तो नहीं बन रहा है किसी चीज़ का। अगर डायरेक्ट फार्मूला नहीं बन रहा है तो हमें क्या करना रहता है, देखिए नीचे में वेरिएबल है, ऊपर में भी वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं नीचे के वैल्यू को t मान लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 - 4x - x² = t, तो ये हो जाएगा -4 - 2x dx dt हो गया, ओके। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये आपके पास हो गया 4 + 2x dx = -dt, आपके पास ये मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या मिला, 4 + 2x मिला है, ऊपर में क्या है x + 5 दिया है, तो मेरे को यहाँ पर क्या बनाना है, 2x बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको आप थोड़ा सा समझना। यहाँ पर मैं 1/2 कर देता हूँ, ठीक है, 2 का भाग करके 2 का गुणा कर देता हूँ। जब 2 का गुणा करूँगा तो ये मेरे पास 2x + 10 हो जाएगा। क्लियर है। हमने क्या किया, ऊपर और नीचे में 2 का गुणा कर दिया है। 2 का ऊपर में गुणा करेंगे तो 2x + 10 हो गया और नीचे में 2 का गुणा कर दिया यहाँ पर। और ये आपके पास नीचे में जो वैल्यू है उसको तो अभी t मान लो, अभी इसको आपको चेंज करेंगे अभी एक साथ हम लोग, ठीक है। अभी t मत मानो, अब अच्छा नहीं दिखेगा xt, ठीक है। तो जो है उसको लिख देते हैं -5 - 4x - x² dx। अब इसको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 2x + 10 मिला है और वैल्यू 4 + 2x का वैल्यू हमको पता है, तो इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, 1/2 बाहर में है तो ये लिखा जा सकता है 2x + 4 + 6, इस प्रकार से तोड़ के लिख सकते हैं अलग अलग। और इसको आप तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5 - 4x - x², ये हो जाएगा 5 - 4x - x² dx। क्लियर है। इस प्रकार से 2 के लिख लिए। अब इसको देखिए आप लिख सकते हो 1/2 ऑफ, ये हो जाएगा आपका -dt/√t प्लस यहाँ पर आपका, अच्छा 1/2 को दोनों में देना है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3 लिख लीजिए, ठीक। 1/2 से ये हो गया और 1/2 का ये 3 हो गया और ये आपके पास आ गया 5 - 4x - x² dx। इसको चेंज नहीं करना है ना टी में, इसमें चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये वाला चेंज हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो, अब अगेन आपको इसका इंटीग्रेशन वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, इसको खत्म कर देते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा t⁻⁻½ dt, सामने में माइनस है तो ये हो जाएगा -t⁻⁻½ + 1 और -½ + 1। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, -√t मिल जाएगा। और -√t का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा -√5 - 4x - x²। तो
इसकी वैल्यू हमको क्या मिल गई, माइनस ऑफ क्या है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया। अभी हमको इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, देख लीजिए भाई हमने क्या किया है, सिंपल सा यहाँ पर जो नीचे में दिया गया था उसको t मान लिए हैं, ठीक, इस वैल्यू को t मान के उसका अवकलन किए हैं। बैलेंस करने के लिए हमने इसको 2x ऊपर नीचे 2 का गुणा किया है, बैलेंस करने के बाद उसको हमने अलग अलग किया और ये वाली वैल्यू आपका t के टर्म्स में चेंज हो गया। ये इंटीग्रेशन t के टर्म्स में चेंज होने में इसका इंटीग्रेशन करके लिख दिया है, ठीक। अब आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्टली चेक करने की कोशिश कर सकते हो। आपका a और b ऑप्शन दिख रहा है, a और b टाइप से कुछ आएगा, d तो डायरेक्टली गलत हो गया, a या फिर b ऑप्शन आपका आने वाला है, ठीक। अभी उसको सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या आंसर आने वाला है। चलिए अब इस इंटीग्रेशन को हमको बैलेंस करना है, तो नीचे को अगर मेरे को बैलेंस करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 3 अपॉन, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बनाने के लिए 5 + 4 और -4 कर सकते हैं, -4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस प्रकार से कर सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा आपके पास, रूट ऑफ ये हो जाएगा 9, माइनस बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर dx। क्लियर है, ये आपके पास क्या आ गया, 9 माइनस एक्स + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला a माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a² माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला देखिए लिख लेते हैं, ये आपके पास हो जाएगा dx अपॉन रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1 ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूला में यूज़ करने के बाद आपका ये किस में चेंज हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स x आपके पास क्या है x + 2 अपॉन a क्या है आपका 3। तो आपका यहाँ पर आप फाइनल आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको लिख देता हूँ मैं, माइनस ऑफ रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन ऑफ x + 2/3, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सॉरी, इनवर्स भी रहता है ना, ये आपका इनवर्स रहता है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सिर्फ 2 चीज़ें थी यहाँ पर, पहला तो नीचे का अवकलन करके आपको बैलेंस करना है, वो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा यहाँ पर जो आपका ये वाला टर्म है इसको आपको बैलेंस करना है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, और ये तभी आप समझ पाओगे जब आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? आपको किसी भी क्वेश्चन से संबंधित अगर डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने आपके फर्स्ट कमेंट में दे दिया हुआ है, वहाँ पर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर किसी भी क्वेश्चन का डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n सो दैट sin x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू n हैज़ एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन के पास एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन होना चाहिए इंटीजर में, तो ऐसा कितना सारा n पॉसिबल है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आपको, अंदर में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास n। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप इसको फॉर्मूला में तोड़ के लिख सकते हो। इसको फॉर्मूला में अगर मैं तोड़ के लिखूंगा तो ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2x/2। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को इस प्रकार से लिखा जाता है कॉस 2x के फॉर्मूला में। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें 2 का गुणा करके 2 का भाग दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू n। तो ये मिल जाएगा मेरे को 1 माइनस कॉस 2x/2 प्लस साइन 2x/2 इज इक्वल टू n। ठीक, एलसीएम लेके 2 को साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x है ना, 2x माइनस कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2n। ये हो जाएगा आपके पास। हमने क्या किया, एलसीएम लेके 2 को राइट साइड में भेज दिया है और 1 को भी उधर सेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 2x माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2n माइनस 1। ये आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे कंपेयर करते तो बनेगा नहीं, है ना, कि x का कौन सा वैल्यू आ जाए। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम फिर से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1/√2 कर देता हूँ और साइन 2x माइनस यहाँ भी 1/√2 कॉस 2x, और ये बाहर में ले लेते हैं √2। ठीक, ये हो जाएगा 2n माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर अब आपको ये क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर से √2 को आप नीचे ले आएंगे और इसको साइन के फॉर्मूला में लिखेंगे, तो ये कॉस π/4 साइन 2x माइनस साइन π/4 कॉस 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2। क्लियर है? अब देखिए साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन
a माइनस बी, ये हो जाएगा आपके पास 2n-1/√2। ठीक है, अब यहाँ पर से मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम होता है, यहाँ तक का कैलकुलेशन तो सब कुछ कर लेंगे। यहाँ से अब आपको क्या दिमाग लगाना है, आप जानते हो कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लाई करती है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो अगर साइन थीटा की वैल्यू -1 और इसके बीच में लाई करती है और ये थीटा है तो ये भी उसी के बीच में लाई करेगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो, फिर देखिए इसको अब हम लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू ना 2n-1/√2, ये आपका लाई करेगा कहाँ से, -1 से 1 के बीच में। अब यहाँ से आप एन का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, ये हो जाएगा -√2, 2n-1, ये हो जाएगा √2, 1 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा +1, 2n और √2 +1, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा /2 और n हो जाएगा √2 + 1 /2। क्लियर है। तो देखिए सिर्फ यहाँ पर हमको यही दिमाग लगाना था कि जो साइन थीटा की वैल्यू जो भी रहती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, इसको आप = भी लिख सकते हो ना, ये कर ही लो भैया, इसको गलती हो जाएगा नहीं तो। ठीक, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है आती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आती है। तो यहाँ पर हमारे साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 2n-1/√2 है। तो ये जो वैल्यू है वो आपका -1 से 1 के बीच में होगा। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो n का वैल्यू आ गया -√2 + 1/2 से आपका √2 + 1/2 के बीच में आ गया। तो अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वाला वैल्यू आपको कहाँ पर मिलेगा, √2 की वैल्यू 1.41 होती है ना, 1.141 समथिंग, और आपका उसमें 1 को आपको घटा दें तो 0.414 और उसको 2 से भाग दोगे तो ये समथिंग -0 पॉइंट में आएगा वैल्यू 0.12, पता नहीं मेरे को क्या आएगा, लेकिन 0.12 लिख लेते हैं इसको। और ये आपका n है और इधर आपका कितना आएगा, ये आपका 2.141 हो जाएगा और आप 2 से भाग दोगे तो 1 दशमलव समथिंग में आएगा, 1.24 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू -0 पॉइंट में माइनस से लेके प्लस में 1.24 तक जा रहा है। तो ऐसे कितने सारे इंटीजर्स इसके बीच में होंगे आपको चेक करना है। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर आपका 0 मिलेगा और 1 मिलेगा, इसके अलावा इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई सा भी और इंटीजर नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर कितने मिले हैं, 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पर हो सकता है कन्फ्यूजन हो, हमको क्या फाइंड करना था, n की कितने इंटीजर वैल्यू है ना। ध्यान देंगे क्वेश्चन में दिया गया है टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n बोला था, तो इंटीग्रल वैल्यू तो -0.12 से 1.24 के बीच में कितने सारे इंटीजर्स होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 2 इंटीजर्स होंगे। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट मिला है हमको, तो इसको आप थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68, प्रोबेबिलिटी का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका 2 फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे और आप इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप ऐसा मत सोचना कि प्रोबेबिलिटी है या फिर आपका स्टैटिस्टिक्स है तो उसके क्वेश्चन को छोड़ देना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत आसान रहते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन को हर कोई बना सकता है। थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट इसमें आपको पता होना चाहिए। 2 फॉर्मूला देखिए, पहले क्वेश्चन में आप पढ़ देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है इफ़ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड P A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B 9/10 दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया है 4/10। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A यहाँ पर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये आपका होता है यूनियन के लिए फॉर्मूला। ओके, और ऐसे ही आपका इंटरसेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर 2 इंडिपेंडेंट आपका इवेंट है तो ये वाला फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इंटरसेक्शन वाले को यहाँ पर पुट कर दूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ओके, अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को B की वैल्यू, ये फर्स्ट वाले से और लास्ट वाले से PA को बाहर निकालो आप, तो ये हो जाएगा PA यूनियन B। इसको इधर कर दीजिए माइनस PB, क्योंकि PB की वैल्यू आपको पता है, और ये आपके पास हो जाएगा PA को आप कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा 1 माइनस PB। सारे वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, इजीली आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास है 9/10 माइनस 4/10 इज इक्वल टू PA, और ये 1 माइनस 4/10, तो ये हो जाएगा 5/10 बराबर PA इंटू ये कितना हो जाएगा 6/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा PA की वैल्यू हो जाएगी 5/6। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो देखिए सिर्फ 2 फॉर्मूला हमको पता अगर हो जाएंगे तो इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी कैसे आसान क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69,
इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए आप जानते हो log का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे चेंज करेंगे, 1 इंटू लॉग एक्स के फॉर्म में चेंज करेंगे, और इसको यहाँ पर log x को फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकेंड फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो दो फंक्शन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला किस प्रकार से होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन माइनस, अब इसको मैं इतना डिटेल में नहीं लिखता भाई, आपको पता होगा, इसको मैं डायरेक्टली बना देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लॉग के फॉर्म में है तो ऊपर का अवकलन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x इंटू फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, तो ये x dx, तो ये हो जाएगा आपके पास log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 2 को आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, क्लियर है। देखिए कैसे हमने बैलेंस किया, 2 था ना, 2 को बाहर निकाल दिए, अब ये ऊपर में एक्स स्क्वायर नीचे में एक्स स्क्वायर, तो अब ये किसी भी केस में टूटेगा नहीं है ना, तो नीचे का अवकलन ऊपर में कुछ आने वाला है, तो इसको क्या किया हमने +1 -1 कर लिया, +1 को अलग कर लिया, इतना को अलग, और ये -1 के साथ अलग लिख दिया है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करके 1 मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा x माइनस ये क्या फॉर्मूला बनता है, tan इनवर्स x, और यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सामने में इसको x को सामने में लिख लेते हैं, तो फाइनली आपको आंसर क्या मिला, x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x माइनस tan इनवर्स x। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि वीडियो लेक्चर देखना आपको वर्थ हुआ होगा, और किसी भी क्वेश्चन से संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।